नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज संज्ञा प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा प्रकरण के बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में भी चर्चा की थी। आज उसके आगे का सूत्र है उकालो झस्व दीर्घ प्लुत। उश्च ऊश्च ऊश्च वह वाकाल इव कालो यस्य सो अच् क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। स प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा। व्याकरण शास्त्र जो है वो उपकारक ग्रंथ माना जाता है। अगर साहित्य पढ़ना हो, कुछ और भी पढ़ना हो, तो उसके लिए पहले व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सवर्ण संज्ञा और सवर्णों के ग्राहक, ये 2 बातें जाननी आवश्यक है। जब ये 2 बातें आपको जाननी हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि हमको पहले अचों के जो 18 भेद होते हैं वह कौन कौन से हैं, हम इस बात को जानें। तभी हम सवर्ण ग्राहक कर पाएंगे और तभी हम सवर्ण संज्ञा कर पाएंगे। तो उसी में उपकारक जो सूत्र है जो प्लुत संज्ञा करता है, दीर्घ ह्रस्व और प्लुत संज्ञा करता है, उसके बारे में बताते हैं। तो ऊश्च सबसे ह्रस्व मात्रा वाला, फिर थोड़ी उससे दीर्घ मात्रा ऊश्च, और ऊश्च यानी जिसमें 3 मात्रा लगती है। इसके समान काल जिस अच के होते हैं उसको क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा कहते हैं। वह प्रत्येक उदात्त आदि के भेद से 3 प्रकार का होता है। तो ऊकाल अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार का होता है। वृत्ति का अर्थ है ऊ छोटा एक मात्रिक, ऊ द्विमात्रिक और ऊ जिसके पीछे 3 लिखा हुआ है वह 3 मात्रिक कहलाता है। इस उकार के उच्चारण काल के समान ही जिस अच का अर्थात जिस स्वर का उच्चारण काल होता है वह क्रमशः यानी एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को प्लुत कहते हैं। उस अच के जो 3 भेद हैं उसमें से प्रत्येक फिर 3 भेद, प्रत्येक के 3-3 भेद होते हैं उदात्त के क्रम से। अर्थात जिस अच का उच्चारण काल एक मात्रा के बराबर होगा वह ह्रस्व होगा। इसी प्रकार जिस अच का उच्चारण काल 2 मात्रा के बराबर होगा वह दीर्घ स्वर होगा। और जिस अच का 3 मात्रा के बराबर त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जिसका उच्चारण काल होगा उस अच की प्लुत संज्ञा होगी। यानी एक ही अच को हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मात्राओं के अनुसार विभाजित किया है। यह बात ध्यान रखने की है कि सभी अचों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद नहीं होते हैं। यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि आकार के तो तीनों भेद होते हैं। जैसे इकार है, एकार है, एकार का प्लुत भेद नहीं होता है, ह्रस्व और दीर्घ होता है, किंतु ये तीनों भेद अचों के ही हैं, इसके अतिरिक्त और किसी के नहीं होते। यानी व्यंजनों के ये तीनों भेद नहीं होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत केवल अच के ही भेद हैं। ये आपको याद रखना है कि मात्रा के अनुसार अचों के कितने भेद हैं। फिर दूसरा हमने कहा कि वो उदात्त आदि के भेद से कई प्रकार का होता है। तो उदात्त की परिभाषा बता रहे हैं ये, उच्चैरुदात्तः तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्तः संज्ञः स्यात्। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। सूत्र की वृत्ति में लिखा गया था कि इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की प्रत्येक की उदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3-3 भेद होते हैं। उनमें से जो प्रथम भेद है उदात्त को बता रहे हैं। ये सूत्र का विच्छेद है उच्चई उदात्तः। वृत्ति का क्या अर्थ है? तालु आदि जो स्थान है उनके सभाग अर्थात तालु है, मूर्धा है, कंठ है, इतने जितने भी स्थान हैं जो भी उच्चारण के, उनमें सभी में जो ऊर्ध्व भाग से बोले जाएंगे वह वर्ण उदात्त कहलाएंगे। ऊर्ध्व भाग से बोलने का तात्पर्य है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो कोई भी स्थान है वो अगर उनमें ऊपर का भाग, नीचे का भाग और बीच का भाग,
इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा है। तो जो कोई भी वर्ण ऊपर वाले स्थान से बोले जाएंगे तो वो सभी क्या कहलाएंगे? उदात्त कहलाएंगे। यहाँ भाष्य के प्रमाणानुसार वर्णों के अपने अपने स्थानों में ही ऊंचापन और नीचापन समझना चाहिए। मुख में वर्णोच्चारण के जितने भी स्थान हैं उनके 2 भाग मानने पड़ेंगे। यही बात मैंने आपको अभी भी बताई। एक ऊंचा भाग होता है और एक नीचा भाग होता है, यानी मुख में ही ऐसा स्थान है जिसमें ऊंचा और नीचा माना जाता है। इसीलिए वहाँ से ऊंचे भाग से बोलने वाला उदात्त होगा। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान निश्चित है और वह वर्ण अपने ही उसी उच्चारण स्थान यानी जो होता है, जैसे मान लीजिए आकार का उच्चारण स्थान कंठ है। अगर कंठ के ऊपर वाले भाग से जब आकार उच्चारित होगा तब वह उदात्त कहलाएगा। दूसरा जो भेद है वह है अनुदात्त। तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नोऽच अनुदात्तः संज्ञः स्यात्। सूत्र की जो विच्छेद है वो निश्चयी और फिर अनुदात्तः, जो रेफ है उसके स्थान पर विसर्ग होगा और उसमें से अ निकल कर आएगा तो अनुदात्त बनेगा। ये नाम आपको याद रखने हैं, उदात्त, अनुदात्त। आगे आएगा एक स्वरित। पहले हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद किया है, उसके बाद हम उदात्त, अनुदात्त 2 भेद पढ़ चुके हैं। वृत्ति में लिखा कि जब भी उच्चारण वाले जो स्थान हैं तालु, मूर्धा, कंठ इत्यादि, उन्हीं के जो समान भाग है, उनका जो अधोभाग है, उससे जो अच निचले भाग से बोले जाएंगे, अधोभाग का अर्थ निचले भाग से बोले जाएंगे, वे सभी क्या कहलाएंगे? अनुदात्त कहलाएंगे। आकार का उच्चारण स्थान कंठ है। यदि आकार कंठ के ऊपर वाले भाग से बोला जाएगा तो उदात्त होगा और यदि आकार कंठ के निचले भाग से बोला जाएगा तो वह अनुदात्त होगा। कुछ लोग यह भी अर्थ कर लेते हैं कि जो ऊंचे स्वर से बात करता है वह उदात्त होता है, और यह लेकिन एकदम मिथ्या है कि ऊपर वाले जो जोर से बोलेगा वह उदात्त होगा, धीरे से बोलेगा वह अनुदात्त होगा। इसका मतलब ये नहीं है, यह उच्चारण स्थानों से लिया गया है। हाँ, अब तीसरा जो भेद है इसका वो है समाहारः स्वरितः। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्रियते यस्मिन् सोऽच स्वरितः संज्ञः स्यात् स नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिकानुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म जो उदात्तत्व और अनुदात्तत्व हैं, ये दोनों जिस अच में विद्यमान होते हैं वह अच स्वरित संज्ञक होता है। तो जिस स्वर में उदात्त का भी हो, अनुदात्त का भी धर्म हो, तो दोनों धर्मों से जो मिला हुआ हो अच, वह क्या हो कहलाएगा? स्वरित। पूर्व के सूत्रों में हमने उच्चैर उदात्तः, निच्चैर अनुदात्तः पढ़ा है। में स्थानों के 2 भाग हो गए, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। तो जो वाला अच दोनों भागों से बोला जाएगा वह क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। यथा आकार का उच्चारण स्थान कंठ है। यदि आकार कंठ के ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग दोनों से बोला जाएगा तब वह आकार क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 भेद हो गए। इस प्रकार एक ही अच के हमने 9 भेद कर दिए। जैसे आकार को उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कौन कौन से भेद होंगे, ये भेदों के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। इस प्रकार से ये 3 के भेद से 9 हो गए। इन सभी 9 भेदों में से फिर एक को पुनः पुनः अनुनासिक और अननुनासिक, इन दोनों धर्मों के कारण 2 भेद और हो जाएंगे। यानी समझिए, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इस प्रकार से इनके 3 के ही कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो 6 भेद प्रथम, 6 भेद इसके, 6 भेद इसके, तो ये हो गई पूरी संख्या में 18। यही हमने इस वृत्ति में पढ़ा था। क्या कह रहे थे इस वृत्ति में?
सह नवविधो अपि, यह जो आपने 9 प्रकार का किया, कौन सा 9 प्रकार का? ये जो बनाई है, ये जो बनाया हुआ है चार्ट, ये चार्ट जो क्या है इसमें बताया है कि ये 9 प्रकार का है, ये 9 प्रकार का। इस 9 प्रकार को ही यहाँ कहा कि ये 9 प्रकार का प्रत्येकम अनुनासिका अनुनासिक अननुनासिकाभ्याम द्विधा। फिर यही 9 प्रकार का भेद अनुनासिक और अनअनुनासिक के भेद से 2 प्रकार का हो जाएगा। तो 9 को 2 बार करेंगे तो 18 भेद हो गए। तो प्राचीन समय में उद्दात आदि स्वरों का प्रयोग लोक व्यवहार में किया जाता था, पर इस समय ये लोक प्रचार न सर्वथा नष्ट हो गया है। अब यह केवल वेद में ही प्रयोग किया जाता है और वेद में इनके लिए संकेत चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रायः उद्दात के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात के लिए पड़ी हुई लाइन होती है, जैसे अ, ई, उ के नीचे जो लाइन आड़ी है बिछी हुई, वह क्या कहलाएगी? अनुदात की लाइन है। और स्वरित के लिए जो चिन्ह है वो है खड़ी, जो वर्णों के ऊपर बनाई जाती है। तो यह आपसे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, यद्यपि आपकी परीक्षाओं में तो नहीं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट की परीक्षा में इत्यादि में पूछा जाता है कि इनका जो चिन्ह होता है वो उद्दात अनुदात स्वरित का किस प्रकार का होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर शेष बचे जो हैं सूत्र, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।